बीए हिंदी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। अब इसमें जो पहला पेपर है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इसका रीतिकाल पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका सिर्फ पहले चैप्टर के अंदर मतलब इस बुक के अंदर रीतिकाल है। इस बुक के अंदर इसका पहला चैप्टर है काल विभाजन और नामकरण की समस्या। इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने इसे कुछ विशिष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, इसको हम आसानी से पढ़ सके इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है। छोटे छोटे कालखंडों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसी को काल विभाजन कहते हैं। काल विभाजन से साहित्य की मुख्य धाराओं के विषय बोध में वैज्ञानिकता और सैद्धांतिक गंभीरता का पूट आ जाता है। जब हम काल विभाजन करते हैं, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर साइंटिफिक और सैद्धांतिक मतलब प्रिंसिपल्स वगैरह इसके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। सामान्यतः किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति या शैली तथा विषय के आधार पर किया जाता है। अब काल विभाजन किसके आधार पर किया जाएगा? पूरे इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है वो अलग अलग आधारों पर किया है। कृति मतलब किस प्रकार की कृतियाँ उस काल के अंदर हुई थी। कर्ता को किन्होंने किसने वो कृतियाँ लिखी थी, करी थी। पद्धति उनका लिखने का स्टाइल कैसा था। पद्धति या शैली मतलब स्टाइल कैसा था उनका लिखने का, पढ़ने का स्टाइल कैसा था। और सब्जेक्ट कौन कौन से लिए गए थे, विषय क्या था। इन्हीं के आधारों पर काल का विभाजन किया जाता है। जैसे धार्मिक काल हो गया, उसमें सूफी काव्य ग्रंथ हो गया, सारी चीज़ें मतलब किस पद्धति पर वो काल का विभाजन किया गया है। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के ग्रंथ हमारे पास आए हैं, तो उसी के आधार पर इसका काल विभाजन किया गया है। काल विभाजन के लिए यदि कोई विशिष्ट आधार नहीं मिलता तब समग्र काल को आदि, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित कर दिया जाता है। अगर कोई और सब्जेक्ट ना मिले, किसी और बेसिस पे हम डिवाइड ना कर पाए, अगर हम डिवाइड ना कर पाए तो इसको हम आदि काल, मध्य काल और आधुनिक काल में डिवाइड कर देते। 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, स्टार्टिंग, मिड एंड जो भी चल रहा है वो। ठीक है। वर्तमान समय काल विभाजन का यह पर्याप्त प्रचलित है, मतलब अब यही रूप प्रचलित है। इसको हम आदि काल, मध्य काल और आधुनिक काल के नाम से ही डिवाइड किया गया ज़्यादातर। हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रवृत्तियों पर आधारित काल विभाजन को ही अधिक उचित कहा जा सकता है। अब प्रवृत्तियों पर आधारित जैसे भक्ति काल, रीति काल, हमें इसके अंदर रीति काल पढ़ना है। भक्ति काल हम दूसरी बुक के अंदर पढ़ेंगे, वो दूसरा पेपर है। ठीक है। अब इसमें पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है, तो होता है इंट्रोडक्शन कि काल विभाजन कैसे होता है। ठीक है। अब उसकी समरी दे रखी है, पूरे चैप्टर की समरी करेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। समरी है इसकी। पहला इसका टॉपिक क्या है? काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पढ़ने वाले उसको आसानी से समझ सकें, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। इतिहास बोध को हम आलोचनात्मक चेतना कह सकते हैं। यह चेतना जीवन और संस्कृति की पर्यवेक्षिका स्वरूप होती है। इससे समाज और साहित्य के परस्पर संबंधों को हम भली भांति समझ लेते हैं। जब हमें इतिहास बोध होगा, उसका स्टडी करेंगे, आलोचनात्मक स्टडी उसकी करेंगे, तो हमें उस काल के बारे में पता चलेगा। उनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में, संबंधों के बारे में, उनके संबंधों को हम समझ सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के संबंधों को हम समझ सकते हैं उस काल के। इसीलिए साहित्य का इतिहासकार इन परस्पर संबंधों, परिवर्तनों का जितनी गहराई से अनुभव करेगा वह उतना ही प्रामाणिक काल विभाजन प्रस्तुत करेगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि की ओर हम बार बार देखते हैं। सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं हम? रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है। उन्होंने अपने शोधपूर्ण ग्रंथ मतलब उन्होंने पहले शोध मतलब उन्होंने पूरी तरह से इसको देखा, परखा, जांचा परखा, उसके बाद कोई बात कही है उन्होंने। तो उन्होंने अपने शोधपूर्ण ग्रंथ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें लिखा है शिक्षित जनता की जिन जिन आवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण और उस दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन करना कठिन दिखाई पड़ता है। मतलब शिक्षित जनता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जिन जिन आवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में, जो हमारा जो साहित्य है उसका इतिहास है, उसके स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते हैं इसको जाना है। उनमें से अलग अलग काव्य धारा जब निकली हैं उनको समझा, तो उन्हीं के सम्यक निरूपण तथा दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन करना कठिन होता है, आसान नहीं है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। मतलब अब हमारे पास ग्रंथ क्या है, थोड़े बहुत नहीं है, 700-800 सालों के ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन सबको हम अगर डिवाइड नहीं करेंगे, काल के हिसाब से विभाजित नहीं करेंगे, तो हम उनके बारे में जान नहीं पाएंगे, हम उनको अच्छी तरह से स्टडी
नहीं कर पाएंगे, और उनके अंदर क्या बताया गया है वो हम नहीं जान पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे साहित्य की प्रगति हुई है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस आए हैं। तो हम काल विभाजन नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे उसको, तो इसीलिए ज़रूरी है वो। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, मतलब उनको टैबुलेट नहीं किया गया था, मतलब उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया, जिसके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। हम उसको पूरी तरह से क्लासीफाई कर ही नहीं पा रहे थे, तो पढ़ने वाले को कन्फ्यूज़न है। उपयुक्त कथन का अभिप्राय यही है कि ठोस इतिहास की दृष्टि से ही सुसंगत काल विभाजन किया जा सकता है। अगर हमारा इतिहास स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस बेसिस पे हमने काल विभाजन किया है वो हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी वो सही हो सकता है। इससे सही इतिहास का अध्ययन जो होता है वो सुगम यानी कि आसान हो जाता है। फिर है काल विभाजन और नामकरण का आधार। काल विभाजन और नामकरण किस किस बेसिस पे काल विभाजन और नामकरण किए गए, किस किस बेसिस पे किए गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित तीसरी समस्या थी काल विभाजन और नामकरण की। मोटे तौर पर साहित्य के विकास में वर्गीकरण की दो पद्धतियाँ सब संभव है। दो बेसिस पे हम नामकरण कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो है वो है साहित्यिक विकास का युग परक वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार से साहित्य विकास कर रहा था हमारा, हर युग में किस प्रकार से विकास कर रहा है उसका वर्गीकरण करना। और दूसरा साहित्य के विकास का स्वरूपगत वर्गीकरण। तो युग परक वर्गीकरण विभिन्न युगों की परिस्थितियों और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक युग की सामाजिक चेतना और साहित्यिक प्रवृत्तियों में बहुत गहरा संबंध होता है। मतलब जिस प्रकार की सामाजिक चेतना होगी उसी प्रकार का साहित्य लिखा गया होगा। सतयुग में तो सतयुग के हिसाब से रचना की गई है, सतयुग के हिसाब से ही साहित्य हमें मिलेगा, लोगों में कपट छल कपट कम मिलेगा, ठीक है। द्वापर युग है तो द्वापर युग के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर युग के हिसाब से किया गया तो उस जो युग की प्रवृत्तियाँ हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो सामाजिक चेतना से प्रभावित होंगी ही होंगी। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसी युग परक पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि खंडों में विभाजित किया। सबसे पहले आदिकाल जहाँ से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग होने के बाद आता है भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद आता है रीतिकाल, ठीक है। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। साहित्य के विकास का स्वरूप वर्गीकरण साहित्य की आकृति और प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। आकृति के आधार पर अगर विधागत वर्गीकरण होता है तो इसमें क्या आता है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। साहित्य में एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है। किसी भी साहित्य में एक मेन चीज़ है नेचर किस प्रकार का है, किस प्रकार की पद्धति चली आ रही है, वो गतिशील होती है, वो चलती रहती है। तो उसके समांतर कभी कभी प्रतिरोधी प्रवृत्ति भी गतिशील हो उठती है। जैसे भक्ति काल के अंदर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों साथ साथ चली थी। सगुण भक्ति जो भगवान को मानते थे, निर्गुण भक्ति जो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो कहते थे संसार को चलाने वाला एक है, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण भक्ति थी। तो उसके साथ साथ दूसरा ट्रेंड जो अपने आप चल पड़ता है। तो वही इसने लिखा हुआ है, साहित्य में एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है तो उसके समांतर कभी कभी प्रतिरोधी प्रवृत्ति भी गतिशील हो उठती है। इससे काल विभाजन की समस्या जो होती है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। काल विभाजन की दूसरी समस्या संक्रांति काल को लेकर होती है। संक्रमण काल में जिन बिंदुओं पर इतिहास के दो युगों को तोड़ा जाता है वहाँ इतिहासकार की चिंतन धारा ही विच्छिन्न मतलब डिफरेंट हो जाती है। अपितु इस टूटने की प्रक्रिया में बहुत कुछ दूर हो जाता है। काल विभाजन की तीसरी समस्या है साहित्य के इतिहास में और राजनीतिक इतिहास में समानता को मान लेना। कई लोग ये मान लेते हैं कि साहित्य का इतिहास और राजनीतिक का इतिहास सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे सही काल विभाजन हो नहीं पाता, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से प्रयास किया था काल विभाजन करने का, सबने अलग अलग काल विभाजन दे रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की दिशा में प्रयत्न जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रारंभ हो चुके थे। स्टार्ट किसने किया था, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। किंतु हिंदी साहित्य के अधिकतर इतिहासकारों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और विभिन्न कालों के नामकरण को ही मुख्यतः स्वीकार किया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने किसको स्वीकार किया, जो नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जो विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने दिया है उसी को सबने एक्सेप्ट किया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदि काल को वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की वीरता का वर्णन ज़्यादा माना गया था, ज़्यादा किया जाता था। तो उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल का नाम दिया। इसका समय क्या था, संवत 1050 से संवत 1375 तक, ठीक है। फिर मध्यकाल को दो पार्ट में डिवाइड किया, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, दो पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल का नाम दिया। इसका समय जो था संवत 1375 से संवत 1700 था। फिर उत्तर मध्यकाल मतलब सेकेंड हाफ उसका, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल का नाम दिया। इसका समय था संवत 1700 से संवत 1900 तक। फिर आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। फिर लास्ट में क्या आया, आधुनिक काल। इसको क्या माना उन्होंने,
गद्य काल माना। ये संवत 1900 से अब तक चला आ रहा है, ये आधुनिक काल ही है। ये एनटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है कि उनको किस प्रकार से उन्होंने काल विभाजन किया था, समय और क्या क्या नाम दिए थे उन्होंने। ठीक है। साहित्य की सतत विकासशील प्रवृत्ति के कारण कोई भी काल विभाजन और नामकरण अंतिम नहीं कहा जा सकता। मतलब जो भी काल विभाजन होता है वो लास्ट नहीं हो सकता, उससे अगला आने वाला राइटर कुछ और काल विभाजन का नामकरण कर दे। ठीक है। हो सकता है वो ज़्यादा नीति संगत हो, ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी नामकरण को या काल विभाजन को हम अंतिम नहीं कह सकते। किंतु हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने शुक्ल जी के काल विभाजन को सबसे अधिक मान्य माना है, सबसे ज़्यादा इसी को माना है। अब है नामकरण संबंधी विवाद। नामकरण से रिलेटेड सभी राइटरों के बीच में कुछ विवाद थे। क्या विवाद थे? सबसे पहले आदिकाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। इन सभी इतिहासकारों ने अपने मतों की पुष्टि के लिए विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आदिकाल के अलग अलग नामकरण हुए हैं और उन्होंने अपने अलग अलग रीजन भी दिए हैं। आचार्य रामचंद्र ने आदिकाल को संवत 1050 से 1050 से 1375, 1050 से 1375 माना। इसी को वीर गाथाओं को प्रमुखता के कारण इसको वीर गाथा काल का नाम दे दिया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी द्वारा जिन 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने ये नाम क्यों दिया? उनका आधार था वो 12 रचनाएं। शुक्ल जी की जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी, उन ग्रंथों में कौन कौन सी थी? कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका, अपभ्रंश की रचनाएं हैं। पदावली एवं खुसरो की पहेलियों का वीर गाथाओं से कोई संबंध नहीं है। बीसल देव रासो सिंगारिक विरह काव्य है। खुमान रासो एवं पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। खुमान रासो में महाराणा प्रताप तक के समय का वर्णन है। शुक्ल जी के सामने उक्त 12 ग्रंथों की सीमित सामग्री थी। उनके पास केवल 12 ग्रंथों के आधार पर ही इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था, वो बहुत कम था उसके लिए। परवर्ती विद्वानों ने आदिकाल में रचित अन्य अनेक ग्रंथों की खोज की है। अब उसके बाद जो आए परवर्ती मतलब उनके बाद जो राइटर्स आए उन्होंने अन्य ग्रंथों की भी खोज की। महापंडित राहुल सांस्कृत्यानंद तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने नाथों, सिद्धों तथा बौद्धों की अनेक रचनाओं का पता लगाया है। उस विशाल साहित्य के सामने इस काल की वीर गाथात्मक रचनाएं इस काल खंड के नामकरण में अधिक महत्वपूर्ण नहीं ठहरती। शुक्ल जी के सामने संदेश रासक, पदम चरित्र, पाहुड़ दोहा, हरिवंश पुराण, जसहर चरित्र, भविष्यत कथा आदि रचनाओं की सामग्री नहीं थी। अतः शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित वीर गाथा काल नाम को उचित नहीं कहा जा सकता। आगे आने वाले राइटरों ने ये प्रूव किया। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा। उन्होंने इसको वीर गाथा काल ना कहकर अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकार करते, मतलब उस समय साहित्य की जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश काल का नाम दे दिया। तो आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल मानना ठीक समझा। हमारी दृष्टि में भाषा के आधार पर किसी काल का नामकरण उचित नहीं माना जा सकता। मतलब हम किसी भी काल का नामकरण नहीं कर सकते, वो उचित भी नहीं है। साहित्य के इतिहास को कालखंड का नामकरण उस युग विशेष की प्रवृत्तियों एवं प्रतिपाद्य विषय के आधार पर होना चाहिए। मतलब उस युग विशेष में कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी, कौन कौन से सब्जेक्टों पर रचनाएं हो रही थी, उसके बेसिस पे उसका नामकरण होना चाहिए। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। अगर भाषा शास्त्र के माने तो अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों सेम नहीं है। ठीक है। इस काल को यदि अपभ्रंश काल कहा जाए तो पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर ना जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होगा। फिर वो लोग इसे हिंदी का साहित्य नहीं मानेंगे, इसको अपभ्रंश का साहित्य मानेंगे, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज अलग है। ठीक है। इस कारण आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना उचित प्रतीत नहीं होता, तो ये भी खारिज हो गया। इसके बाद आते डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं जो आदिकाल था वो संधि काल था। उन्होंने इसे चारण काल भी कहा है। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के अंत तथा हिंदी भाषा के प्रारंभ के कारण इसे संधि काल कहा, जिसमें हिंदी और अपभ्रंश का मेल हुआ, तो ये क्या बन गया? संधि काल बन गया। किंतु इस काल में केवल चारण कवियों का प्राधान्य नहीं रहा, मतलब खाली चारण कवि ही नहीं थे, और भी कवि थे। इस कारण से इसे संधि काल या चारण काल कहना उचित भी नहीं है। फिर आते आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजोपन काल कहा है, बीजोपन काल कहा है, परंतु यह नाम भी समीचीन नहीं कहा जा सकता, ये भी ज़्यादा ठीक नहीं लगता। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल के कवियों ने प्राचीन रूढ़ियों को अपनाया। आदिकाल में ज़्यादातर कवियों ने प्राचीन रूढ़ियों, पुरानी जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे थे, उन्हीं को अपनाया था और इसे साहित्य में स्थान मिला। उस समय का साहित्यकार अत्यंत सजग और उद्भुत था, मतलब बहुत ज़्यादा सोचता था।
इस नाम से ऐसा भ्रम होता है मानो हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसी परंपरा से संबद्ध नहीं है। फिर आते हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यानंद। उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहना ठीक समझा है। उन्होंने इस काल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से माना है। सिद्ध सामंत काल किसी साहित्यिक पद्धति का परिचायक नहीं है। सामंत शब्द से पाठक का ध्यान अनायास ही उस काल के कवियों की ओर ना जाकर राजपूत सामंतों की ओर जाता है। तो इस प्रकार इसे सिद्ध सामंत काल नाम भी सार्थक नहीं कहा जा सकता। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस काल को आदिकाल कहना ही उचित समझते हैं, इसीलिए उन्होंने लास्ट में क्या माना कि ये काल जो है आदिकाल नाम से ही सही है। उन्होंने इस काल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहा है, क्योंकि इसके अंदर सारे राइटरों के मन में एक दूसरे के खिलाफ विरोध था, मतलब वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को आदिकाल कहना ही अधिक समीचीन है। तो इसको हम क्या मानेंगे? आदिकाल। इस काल का साहित्य काफी समृद्ध है। आदिकाल नाम किसी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति पर आधारित ना होने पर भी इस नामकरण की एक विशेषता यह है कि इससे किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रति अनुचित पक्षपात तथा किसी अन्य के प्रति अवांछनीय अपेक्षा का भाव प्रकट नहीं होता, मतलब इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इस कारण अन्य नामों की अपेक्षा इस युग को आदिकाल की संज्ञा देना ही अधिक उचित है। तो लास्ट में क्या डिसाइड हुआ कि ये जो काल था ये आदिकाल था। ठीक है। अब नेक्स्ट भक्ति काल। 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 1318 से 1643 तक का कालखंड हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को कहा जाता है। इस कालखंड के नामकरण का श्रेय, इसका जो नामकरण किया भक्ति काल, ये किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके नामकरण का श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। कुछ विद्वान इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। मतलब अब मध्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो था वो भक्ति काल था, उत्तर मध्यकाल जो था वो रीति काल था। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, या इसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और भक्ति काल भी कहते हैं। पर भक्ति काल नाम को अधिक मान्यता मिली है, क्योंकि अगर आदिकाल के समान इस काल में भी कोई प्रवृत्ति ना होती तो पूर्व मध्यकाल नाम से काम चलाया जा सकता था। पर इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति स्पष्ट होने के कारण यह नाम प्रासंगिक है, इसको हम भक्ति काल कह सकते हैं। भक्ति काल के बाद आया रीति काल। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। मतलब उस समय जो युग की प्रवृत्तियां चल रही थी, लोगों की जो मेंटेलिटी चल रही थी, उसी को प्राथमिकता दी गई। विभिन्न प्रवृत्तियों की प्रमुखता के आधार पर ही उन्होंने साहित्य के अलग अलग कालखंडों का नामकरण किया है। इसी मापदंड को अपनाते हुए हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, यानी कि सेकेंड हाफ को, अर्थात इसी मापदंड को अपनाते हुए उत्तर मध्यकाल अर्थात 1700 से लेकर 1900 1700 से 1900 के कालखंड में रीति तत्व की प्रधानता होने के कारण शुक्ल जी इस कालखंड को रीतिकाल नाम देते हैं। इस अवधि में अधिकांश कवियों द्वारा काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देने वाले ग्रंथों की रचना की गई। अनेक हिंदी कवियों द्वारा आचार्यत्व की शैली अपनाते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्यांगों का, काव्यांग क्या होता? काव्य के अंग, आगे काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया। अब काव्य के अंग क्या है? अलंकार, रस, नायिका भेद, ये काव्य के अंग है, कविता के अंग है, इन्हीं का विस्तृत विवेचन किया गया था। रीति की यह धारणा इतनी बलवती थी कि कवियों आचार्यों के मध्य इस बात पर विवाद होता था कि अमुक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जो पंक्ति है ही नहीं, मतलब जो शांत है उसमें कौन सा अलंकार है, रष्ट, शब्द शक्ति या ध्वनि है। इन सब तत्वों तथा प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य काल का नामकरण रीतिकाल के रूप में किया गया। हालांकि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल भी कहा, क्योंकि इसमें अलंकारों, इस काल के अंदर अलंकारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, उसको मिश्र बंधु इसको अलंकृत काल भी कह देते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, इनको हम रसाल कहते हैं, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इसे कला काल का नाम दिया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। किंतु इन सभी नामों से सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि कोई भी नाम युग के साहित्य की संपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियों को पहचान नहीं देता। अतः रीतिकाल नाम ही समीचीन है। तो ये हो गया हमारा मध्यकाल। मध्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, भक्ति काल और रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल हो गया और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल हो गया। अब लास्ट है इसके अंदर आधुनिक काल, जो अब तक चला आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ काल, मतलब चौथा कालखंड हो गया ये, गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया। उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया और इसकी
समय सीमा संवत 1900 से 1900 से 1980 अर्थात सन 1843 से 1923 स्वीकार की है। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार है। आधुनिक काल को अलग अलग नाम दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा, मिश्र बंधु इसे वर्तमान काल कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे आधुनिक काल कहते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त भी इसे आधुनिक काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही थी। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिणाम में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो गया, मतलब साहित्य ना के बराबर रह गया। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहा गया। जब आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, मतलब मध्य काल के बाद जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो समय भारतेंदु थे, तो उसको भारतेंदु काल के, भारतेंदु ने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं करी, इस साहित्य को इतना कुछ दिया कि उनके नाम से ही इसको इस काल के नाम से जाना गया। उनको भारतेंदु काल नाम दे दिया क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है। भारतेंदु जी का रचना काल सन 1850 से 1885 ईस्वी तक रहा। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन थे? भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु के अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेमधन के नाम से भी जानते हैं, पंत प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, दुर्गादत्त व्यास, वियोगी हरि आदि, ये सारे भारतेंदु युग के ही कवि हैं। हिंदी नवजागरण से अभिप्राय सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण क्या था? जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति हुई थी, तो उसके बाद जो हिंदी प्रदेशों में राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और हमारे कल्चर में जो जो चेंजेस आए थे, उस कारण इसको हिंदी नवजागरण काल नाम दिया गया था। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता थी हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना। उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए चेतना उत्पन्न हो चुकी थी, वो स्वतंत्र होना चाहते थे। इसका पहला चरण स्वयं 1857 का विद्रोह माना जाता है। 1857 का जो विद्रोह था ये इसका पहला स्टेप था आज़ादी की तरफ जाने के लिए। फिर जागरण सुधार काल, इसको द्विवेदी युग भी कहते हैं, 1900 से 1818 से 1900 का जो समय था। आधुनिक काल का दूसरा युग सन 1900 ईस्वी के करीब आरंभ होता है। इस काल का नाम द्विवेदी युग दिया गया क्योंकि यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी फेमस हुए थे। इस काल का आरंभ अधिकार विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका के संपादन समय से ही मानने को स्वीकारने के पक्षधर है। मतलब उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्रिका निकाल दी, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जिसके अंदर उन्होंने अनेक रचनाएं संकलित हुई उनकी, तो इसीलिए से द्विवेदी युग का नाम भी दिया गया। यह सर्वविदित है, यानी कि सबको पता है कि सरस्वती पत्रिका का आरंभ आचार्य द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में किया था। इसके माध्यम से उन्होंने साहित्य के मानक स्वरूप को स्थापित किया। इस दृष्टि से उन्होंने न केवल गद्य की ओर ही अपनी दृष्टि दौड़ाई अपितु पद्य को, मतलब उन्होंने गद्य को ही आगे नहीं बढ़ाया, साथ साथ पद्य भी आगे बढ़ाने लगे। इस प्रयास में उन्होंने भाषा की शुद्धता और मर्यादाबद्ध नैतिक साहित्य पर विशेष बल दिया। यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतेंदु युग का साहित्य प्रेरणादायक और उमंगमय था, मतलब वो स्वतंत्रता की चेतना उत्पन्न करता था। इससे भिन्न द्विवेदी युग का साहित्य हर प्रकार के अनुशासनात्मक आधार प्रधान युक्त था, मतलब वहाँ पर अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। हिंदी काव्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने व्यवहारिक छंदों के स्थान पर संस्कृत पदावली को स्थान दिया, मतलब अलग अलग छंदों को इस्तेमाल ना करके उन्होंने संस्कृत पदावली इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। इससे इस पदावली को व्यापक स्थान मिलने लगा। इस प्रकार हिंदी के इस युग में भक्तिकालीन और रीतिकालीन परंपरा की विदाई हो गई, मतलब जो मध्य युग में चला आ रहा था भक्तिकालीन और रीतिकाल, वो समाप्त हो गया। उसके स्थान पर संस्कृत साहित्य की पद्धति प्रतिष्ठित होने लगी। इस काल में एक बात और हुई, वह यह थी कि कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता गया। इतिवृत्तात्मक मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा फैक्ट ढूंढने की कोशिश, ठीक है। फिर आता है इसके बाद छायावाद काल। आधुनिक काल में ही छायावाद काल आता है। इसका समय 1918 से 1936। छायावाद के आरंभ के विषय में साहित्य समीक्षकों की आम सहमति है। इस काल का आरंभ साहित्य समीक्षक द्विवेदी युग के अवसान काल से ही मानते हैं। जब द्विवेदी युग खत्म हुआ, अवसान काल मतलब जब वो समाप्त हो रहा था, तब से छायावाद शुरू हुआ। दूसरे शब्दों में छायावाद का आरंभ हिंदी के इतिहासकारों ने सन 1920 ईस्वी से स्वीकार किया, 1920 से। यह भी सच है कि द्विवेदी युग में ही छायावादी साहित्य की झलक दिखाई देने लगी थी। सन 1916 ईस्वी में निराला जी की जूही की कली प्रकाश में आई थी। उसके बाद सन 1918 में प्रसाद की कविता झरना और पंत की कविता पल्लव की कुछ कविताएं सन 1920 के लगभग प्रकाशित हुई थी।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि सन 1915 के आसपास छायावादी साहित्य का उदय होने लगा था। छायावादी साहित्य जो था वो प्रकाश में आने लगा था, लेकिन इसका पूरा प्रभाव तो सन 1920 के आसपास ही दिखाई देता है। इसीलिए इसका समय विद्वानों ने यही स्वीकार किया है। छायावाद का अंतिम विद्वानों ने सन 1936 ईस्वी ही माना है। मतलब छायावाद का जो अंत है वो अधिकतर विद्वान ये मानते हैं 1936 में छायावाद समाप्त हो गया। उस समय छायावादी साहित्य की अति महत्वपूर्ण रचनाओं के दर्शन हो चुके थे। सन 1936 में प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, प्रेमचंद का गोदान, ये सारी रचनाएं छायावादी युग की सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट रचनाएं स्वीकृत हुई हैं। यही नहीं, इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। मतलब जो नए नए लेखक आए थे उनका एक संघ बनाया गया, तो वहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इन तथ्यों के आधार पर ही साहित्य समीक्षकों ने छायावादी साहित्य का अंतिम समय सन 1936 ईस्वी ही माना है। छायावाद के नाम पर सभी विद्वानों की एक ही राय है। छायावादी साहित्य को जो एक विशिष्ट साहित्यिक मूल्य दिखाई देता है उसमें रोमांटिक भाव बोध, जहाँ पुरानी रूढ़ियों से छुटकारे की आकांक्षा करता है, मतलब रोमांटिक भावबोध है उसके अंदर, लेकिन पुरानी रूढ़ियों से जकड़ा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी ओर यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भी आज़ादी का स्वप्न देखता है। यह दिलचस्प बात है कि साहित्य में छायावाद और राजनीति का आगमन और महात्मा गांधी के आगमन का लगभग एक ही साथ हुआ था। मतलब महात्मा गांधी, राजनीति और छायावाद का आगमन लगभग एक साथ हुआ। यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में गांधी युग की विराट तस्वीर खींची है। छायावादी साहित्य में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। यह इसलिए उनकी आध्यात्मिकता और रहस्यवादी कविताओं ने इस साहित्य को मुख्य रूप से अंकुरित किया है। इसीलिए इस साहित्य में रहस्यात्मक अनुभूति के अभूत भाव की अभिव्यंजना के लिए लाक्षणिक और चित्रमयी शैली भाषा में रचनाएं सामने आने लगी। इस प्रकार अनुभूति, दर्शन और कल्पना के योग से एक सर्वथा नवीन और अभूतपूर्व काव्य स्वरूप प्रत्यक्ष हो उठा, जिसे छायावाद के नाम से जाना गया। इसके बाद छायावाद के बाद आता प्रगति प्रयोग काल, मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होने लगी। ये समय था 1936 से 1953। छायावादोत्तर साहित्य, मतलब छायावाद के बाद का साहित्य, उसमें विविध प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां निरंतर परिवर्तनशील रही, चेंज होती रही। इस साहित्य में विविध प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए, जैसे प्रगतिवाद, व्यक्तिवाद, गीति काव्य, राष्ट्र सांस्कृतिक कविता, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, अकविता, ये सब नई नई चीज़ें आने लगी, एक्सपेरिमेंट होने लगे। यह इस प्रकार के आंदोलनों के नामकरण और समय निर्धारण की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मतलब ये कोई सोचने वाली, मतलब ज़्यादा जानने योग्य बातें भी नहीं है। यह इसलिए कि उनके काल विभाजन और नामकरण के विषय में कोई मत भिन्नता नहीं है, सबने एक जैसा ही माना है उसे। और दूसरी बात यह है कि इस काल का भी अन्य कालों के समान महत्व और प्रभाव है। फिर आता नवलेखन काल। 1953 के बाद नया लेखन आने लगा, लोगों की सोच नई हो गई। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताओं को नई कविता, जिसमें नए मूल्यों, नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। नई कविता नाम पर यह आपत्ति उठाई जाती है कि नयापन किसी साहित्य की विकासशील परंपरा का घोतक होता है, कि मतलब उसमें परंपरा को फॉलो नहीं किया जाता नयापन आने के कारण। अतः इस काल की कविता को नई कविता क्यों कहा गया? फिर भी नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, मतलब ज़रूरी हो गया, जो अपने विषय शिल्प में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। इस नई कविता के अनेक स्रोत फूटे, मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह से नई कविता आने लगी और कई काव्य आंदोलन भी सामने आए, जैसे अकविता, अति कविता, अस्वीकृत कविता आदि। इस प्रकार की कहानी में भी नई कहानी का जोर चल पड़ा। साहित्य के नए नए रूप और आयाम सामने आने लगे। इन सभी प्रवृत्तियों को एक साथ समेटना विवादास्पद हो सकता है। एक साथ इन सारी प्रवृत्तियों को देखेंगे तो कोई भी नाम हम दे नहीं पाएंगे, पर सुविधा की दृष्टि से इसे नवलेखन काल नाम जो है समीचीन लगता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया नवलेखन काल। तो आधुनिक काल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? आधुनिक काल के अंदर सबसे पहले आया था जागरण सुधार काल, उसके बाद छायावाद काल, छायावाद के बाद प्रगति प्रयोग काल, फिर नवलेखन काल। तो ये सारा आधुनिक काल हो गया। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। चैप्टर क्या था? काल विभाजन और नामकरण की समस्या। अभी कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके।